हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर वाला विद रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको 2024 18 फरवरी 2024 में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया है, दोबारा एग्जीक्यूट कराए जाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी एग्ज़ाम हो उसमें जो प्रश्न आए वो सब आपसे आने चाहिए, मेरा यही सोचना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यूपी पुलिस में आए हुए मैथ्स के सवालों का सलूशन दूंगा। तो चलिएगा चलते हैं आपके सवालों पे, और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन से पेपर को मैं आपको कराऊंगा। देखिएगा दोस्तों, ये आपका जो एग्ज़ाम पेपर है यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस 18 फरवरी 2024 इस दिन ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। ये फर्स्ट मीटिंग का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, और इसमें जो मैथ्स के सवाल आए हैं, जो इसमें मैथ्स के सम्स आए हैं वो सम्स मैं आपको कराऊंगा, और वो सम्स आपके 39 से स्टार्ट है, 39th क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करूँगा और जहाँ तक भी ये क्वेश्चंस हैं वहाँ तक सोल्व करवाऊँगा इनको। तो ये बात है कि मैं इस वीडियो में आपको करवाने क्या जा रहा हूँ। अब देखिएगा, चलते हैं सवालों पे। देखिएगा दोस्तों, ये आपके प्रश्न है सबसे पहले लूँगा मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली देख सकें। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है 39th, ये वाला सवाल 39th कहता है कि सरल कीजिएगा। देखिएगा, बोर्ड मास रूल से उठाया हुआ क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं कि 108 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/4। देखिएगा, मैंने डायरेक्ट पेपर से फोटोग्राफ क्लिक करके डायरेक्ट आपको ओरिजिनल सीट से सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं। इसको एडिट करके अगर मैं टाइप करके आपको वीडियो बना के दूँ तो वो मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि बच्चों को जितना ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ें दी जाए वो ज़्यादा बेस्ट होती है। देखिएगा, 108 को 36 से काटेंगे भाई, 3 बार में कट जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा, ये पेयर है, इसमें 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ गया 2। अब इसको हम राइट साइड में लिख लेंगे, जो स्पेस ब्लैंक है यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिएगा, अब ये हो जाएगा सोल्व करने के बाद। जब हमने ये सोल्व कर लिया तो ये एक तरफ तो 3/4 आ जाएगा, और एक तरफ आ जाएगा प्लस 1/10। अब इनका एलसीएम लेंगे जब आप, तो एलसीएम 20 आ जाएगा। 4 पंजे 20, तो 15 और प्लस 10 दूनी 20, 2, यानी कि 17/20 इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो 17/20 इस बंदे ने, जिसका मैंने पेपर लेके फ़ोटो खींचा था, रैंडमली ऐसे ही लेके किसी का मैंने फ़ोटो खींच लिया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी, इसने ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर रखा है। देखिएगा, इसका मैथ्स, इसकी पढ़ाई किस लेवल की होगी, बिल्कुल 0 लेवल की है। रैंडमली मैंने किसी से लेके पेपर, और क्योंकि टाइम जितना भी मिलता है उतना मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कंटेंट दिया जाए। तो इसने ए पे टिक कर रखा है इतनी इजी क्वेश्चन में भी, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कि इसका यूपी पुलिस में एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर? नहीं होएगा। देखिएगा, अब होना ना होना तो डिपेंड नहीं करता है। आजकल इतना मतलब घोटाला चल रहा है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई उसमें भी घोटाला हुआ, हालांकि उसमें जो चीटर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये चीज़ें यूपी में हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, और खूब न्यूज़ में चल रहा है, आप नोटिस करेंगे। देखिएगा, 40th क्वेश्चन है आपका, ये रहा 40वां सवाल। क्या कहता है कि 5.061
प्लस 3.98 प्लस 0.7034 प्लस 7.6 प्लस 0.3 प्लस 2, इसको इवेल्युएट करना है। देखिएगा मैं आपको एक जनरल बात बता दूं, डेसिमल बोलते हैं इनको, दशमलव संख्या है, क्या बोलते हैं इनको। जैसे 3.4 है, अपने पास से मैंने एक संख्या लिख ली, तो इसके लेफ्ट में कितनी भी जीरो बढ़ा लो आप, राइट में कितनी भी जीरो बढ़ा लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी वैल्यू पे, ठीक है। एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए दशमलव संख्याओं के बारे में या डेसिमल नंबर्स के बारे में। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिखा, इसमें पॉइंट नहीं है ना कहीं भी, तो ये एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं इसके राइट में जीरो बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इसलिए हमें अलाउ नहीं है कि हम इसके राइट में जीरो बढ़ा दें, ठीक है। लेकिन इसके लेफ्ट में जीरो बढ़ाई जा सकती है, सॉरी, इसके लेफ्ट में जस्ट ए मिनट, इसके लेफ्ट में जीरो बढ़ाई जा सकती है, ये जीरो, इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अगर राइट में जीरो बढ़ा दोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना। लेकिन डेसिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर डेसिमल में कोई भी डेसिमल है, जैसे 4.5 है, इसमें इधर जीरो बढ़ा लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे यूज कर लो इसको कहीं भी, कोई भी कैलकुलेशन में। इसके इधर जीरो ना बढ़ाना चाहते हो आप, इधर बढ़ाना चाहते हो तो इधर बढ़ा लो, तब भी इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो देखो डेसिमल में और नेचुरल नंबर्स में कितना फ़र्क है। तो ये बात अगर आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखिएगा डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ पहले, उसके बाद डिटेल में बता दूंगा। इसने कहा है कि इसका सरल कीजिएगा और मान बताइएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ये है ना, सबसे ज़्यादा डिजिट है इसमें 0.7034, इसमें 4 डिजिट है राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में, तो सबसे ज़्यादा डिजिट इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो इसका इकाई अंक पकड़ो आप, 4 है, तो लास्ट में देखिएगा 4 ही आएगा, क्योंकि लास्ट का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 4 आएगा। ऑप्शन में जिसका भी इकाई अंक 4 होगा वही आंसर होगा। इसमें इकाई अंक 0 है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपके। देखिएगा मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें क्या है कि यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 चेक करिएगा, यूनिट डिजिट 4 सेकंड ऑप्शन में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में इसने बिल्कुल सही टिक किया है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। डिटेल सॉल्यूशन ये है, डिटेल सॉल्यूशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इनको जोड़ना है आपको, और जोड़ने का तरीका ये होना चाहिए, मैं आपको बताऊँगा कि 5.06 और 1, ठीक है। उसके बाद 3.98, पॉइंट को बिल्कुल बीचों बीच रखते चले जाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट की सिचुएशन नहीं बदलनी चाहिए। 0.703 और 4, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 7.6 है, 7.6, उसके बाद 0.3 और उसके बाद 2 है, तो 2 के बाद 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, क्योंकि वो 2 होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसको रब कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, इनको ऐड करेंगे, ऐड इनको आराम से कर सकते हैं हम। इनमें 0 बढ़ाओ, जहाँ पे 0 कम, इसमें सबसे ज़्यादा 4 डिजिट है, तो इसमें सभी में 4 कर लो, इसमें भी बढ़ा लो 0, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 1 मिनट, मैं 0 किसी और कलर से बढ़ा देता हूँ, चलो बढ़ा देते हैं, 0 0 0 0 0 और 0। अब इनमें सभी में अंकों की संख्याएं समान है, एक अंक दूसरे अंक के नीचे है, सबको जोड़ दो, तो 4 नीचे आ गया, कितना आ गया 4, 3 और 1 4 आ गया, ठीक है। 6 8, 8 और 6 14, हासिल 1 हो गया, 10 और 7 17 और 6 कितने हो गए 17 और 6 23, 23 और 3 26, हासिल 2, 9 और 2 11 और 3 14 और 5 19, 19.6444, ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये डिटेल्ड कैलकुलेशन है इसका, ठीक है। चलिएगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, जुगाड़ बता दिया मैंने आपको यूनिट डिजिट वाला। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, आपका 41, ठीक है। ये 41वां सवाल है, 41वां सवाल करेंगे अब हम। देखिएगा क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, ओके, और संख्याओं 4 10 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो वो कौन सी होगी। ये तो बहुत ईजी सवाल है, देखिएगा आप सोचने की भी जरूरत नहीं है। 4 दिया इसने, 10 दिया इसने और 12 दिया इसने, ठीक है। जो संख्या 4 से कटेगी नीचे ऑप्शन में, वो आपका आंसर होगी। 4 से तो सारी कट लिए, क्योंकि जिसके लास्ट में 2 0 है ना, वो 4 से हमेशा कटती है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग।
याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 4, 5, 6 और 3, 8, ये एक संख्या है, इसके अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे ना, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिनके लास्ट में 2 जीरो होते हैं वो भी 4 से कटती है, तो 4 से तो सारी कट रही है, तो इससे तो कोई पता नहीं लगा। अब 10 से जिसके लास्ट में 0 होगा वो भी जो है आपकी 10 से कट जाएगी, इससे भी कोई पता नहीं लगेगा आपको कि सारी 10 से कट रही हैं। तो अब आपका बचता है सिर्फ एक चीज़ 12, और 12 के फैक्टर करेंगे आप 4 गुना 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 3 से कटेगी वो आपका आंसर हो सकती है। तो चेक करिएगा आप लोग, 3 से क्या 25 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 16 कटेगा 3 से, ये भी नहीं हो सकता। 900 कटेगा, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। 4 भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, सॉल्यूशन आपका हो चुका। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिकी सॉल्यूशन देने की ही ज़रूरत होती है। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको पता भी होगा कैसे होगा। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, और 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन था, ये मैंने आपको बता दिया। अब 42 सवाल देखिएगा, और भी तरीके हो सकते हैं उस सवाल को सोल्व करने के, लेकिन नहीं बताने हैं ना, क्योंकि आपको ट्रिकी सॉल्यूशन ही सीखने हैं, वही काम आएंगे। चलिएगा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती है। छोटी संख्या ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल दे रखा है इसने, बिल्कुल अलग टाइप का। देखिएगा, दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में, उनमें से 6 अगर घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है? 9:17। ठीक है, अब कलर लेते हैं दूसरा। अच्छा, अब क्या करेंगे कि देखिएगा, 3 और 9 का अंतर कितना होगा? 6 और 17, तो इनका डिफरेंस ले लो। 3 में और 5 का अंतर कितना है? 2, और 17 और 9 का अंतर है 8। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये कर दिया 8 दिए 24 आ गया, और ये कर दिया 8 पंजे 40। ठीक है, इधर 2 9 दूनी 18 आ गया, और 17 दूनी 34 आ गया। अब देखिएगा, ध्यान से देखना आप लोग, इसका और इसका अंतर कितना है? 6। 40 का और 34 का अंतर कितना है? 6। दोनों बराबर आने चाहिए, बराबर आ गए। क्लियर? ये अंतर ही आइडेंटिकल होगा इस 6 के। समझ रहे हो मेरी बात? इस 6 के, तो 6 से 6 काटा 1 आ गया। इस 1 की मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दो 24 में, 24 × 1 यानी कि 24 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी है। इसका बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है क्या? ये है 43rd सवाल आपका। देखिएगा, क्या कहता है? यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, यदि ए बी का 250% है, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे लिख लो आप ए प्लस बी। ये 3 बंदे हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? ओके, ए बी का 250%। अगर बी 100 है तो ए 250 है। क्लियर? अगर इसको काटे और काट करके इनका रेशो निकाले तो ये आ जाएगा 2.5:1। 2.5% है ये इसका। 250% जो होता है ना, 2.5 होता है। या फिर यूं कहें कि 5/2 अनुपात 1, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 5:2 आ जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटा करके पूरे के पूरे को 5.2 रेशो कितना लिख सकता हूँ? 5:2 लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ a 5 है, b 2 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या कहता है कि तो b a प्लस बी का कितना प्रतिशत है? लिख लो। जो इसने ये स्टेटमेंट लिखा है ना यहाँ पे, उसी स्टेटमेंट को मैं शब्दों में लिखूंगा, देखना कैसे। तो बी ए प्लस बी का, यानी कि ए प्लस बी का मान लीजिए x% बी के बराबर है। यही तो बोल रहा है ये। तो वैल्यू रख दो, x की वैल्यू निकाल दो आप। a प्लस बी कितना है? 7, और का मतलब क्या? गुना, और x%, और b की वैल्यू कितनी है? 2, तो यानी कि 2/7 और मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? ये सोल्व करके आपका आ जाएगा 200 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14,
6×5 = 60 हो गए, 7×8 = 56, 28 से आंसर आ जाएगा आपका। और 7×8 = 56 हो गया, 60, 7×8 = 56 यानी कि 4 40 और 7 7 चौक 28, 7×5 = 35.5, 28 सही 4/7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया भाई 28 सही 4/7 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी। इस बंदे ने ए पे टिक कर रखा है 40 पे, तो गलत है इसका। नेक्स्ट सवाल पे अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में क्या कहता है, संख्या 323 में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिएगा इस सवाल को करने के लिए हमें 323 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये लिया 323 और इसको आप फैक्टराइज करो, देखिए 17 से कटेगा सीधे सीधे, इससे पहले किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 17 एकम 17, ठीक है। 12 में से 7 गए, 5 बचे, उतार लिया 3 और ये 17 निमा 153। देखिएगा मैं तो डायरेक्ट कर सकता था, भाग इसलिए करना पड़ा, आपको दिखाना पड़ेगा। 17 × 19 आ गया, इसके फैक्टर ओनली होंगे 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके, क्लियर है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती ये करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो 3 हो गए फैक्टर अब इसके, और डी पे टिक करके आएंगे जो कि गलत होगा, ठीक है ना। इस बच्चे ने भी ए पे टिक कर रखा है जो कि गलत है, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, जो सबसे पहली अभाज्य संख्या है वो 2 है, तो इसलिए इसमें 1 काउंट नहीं होगा। तो इसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर होंगे, क्लियर है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 45, सवाल नंबर 45। क्या कहता है, मिहिर और दीपतेज के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीपतेज की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना है। ओके, मिहिर और दीपतेज के बीच में इस 1301 रुपए को इस प्रकार बांटे कि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि, मिहिर लिख लो यहाँ पे, ये मिहिर हो गया, 7 वर्ष का इसका ब्याज लगा हुआ है की दर से संयोजित किया जाता है। ओके, 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि, 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीपतेज की राशि के बराबर है। 7 × 4 और क्या, PRT, ये होता है ना आपका 100 ब्याज, ठीक है ना। ब्याज निकाल लो आप, सिर्फ ब्याज का ही तो मसला है ना, ब्याज निकाल लो। 7 × 4 और गुना P1 बराबर, P1 मिहिर का हिस्सा है, ठीक है, और 9 × 4 गुना P2, ये बराबर बोले इसने, ठीक है। मिहिर का हिस्सा कितना है, ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। 1 मिनट, इसको नीचे भी पढ़ लूं मैं। डिवाइड ₹1301 बिटवीन मिहिर एंड दीपतेज सो दैट द अमाउंट ऑफ मिहिर आफ्टर 7 years इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ दीपतेज 9 years, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एट 4% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट है भैया, ये संयोजन दिया ना, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं वही तो देख रहा हूं ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो देखिएगा कितना परसेंट की ब्याज दर है, 4% की। इसको लिखेंगे 104/100, 104/100 को हम कैसे कर देंगे, 5 और 2/50, और जब इसको भी काटेंगे, देखिएगा जब इसको भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 26/25। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 26/25 आ गया, तो 26/25 का पावर कितना, 7, बराबर किसके बोला इसने, 26/25 का पावर 9, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा 26/25 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 रह जाएगी, क्योंकि ये 7 है और ये 2 है और बेस इनका सेम है। या तो काट लो या घट जाएंगी, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे P2 कर लो आप, यहाँ पे P1 कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि P1/P2 बराबर कितना हो जाएगा, 576, 676/625, ठीक है। ये इनका अनुपात हो जाएगा। मिहिर और दीप्तेश के बीच इस प्रकार बांट दिया गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 5 11 हासिल 1, 7 और 2 और 1 10 हासिल 1, 12 और 1 13, 1301 आ गया। और इन दोनों का आइडेंटिकल कर देंगे 1301 के। कहां से आया 1301, ये वाला 1301, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। उस 1 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, जिसका वैल्यू पूछ रहा हो। मिहिर का पूछा है इसने, तो मिहिर वाले में मल्टीप्लाई 676, ऑप्शन नंबर आपका ए है, 676 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखिएगा ये नीचे वाला हिस्सा आप कैलकुलेशन पूरी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट पकड़ो, रेट को ऐसे कन्वर्ट करके 26/25 कर दो। अब आपने ये जो बराबर किए ना राशियां, अब मैं ये बता देता हूँ थोड़ा कैलकुलेट करके, थोड़ा सा मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने क्या चीजें बराबर रखी है, ये इसका अमाउंट और ये इसका अमाउंट। ये मिहिर का अमाउंट है, ये दीप्तेश का अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R%⁻T। देखिएगा ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताया है। बाकी तो आप दर पकड़ो और ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बराबर किए, इनके अमाउंट बराबर किए, इसीलिए तो P1 और P2 इनके गुना में लिया है मैंने। यही चीज मेन अंडरस्टैंडिंग की होती है, समझ रहे हो ना कि कौन सी चीज कहां से क्यों आई है। ये मिहिर का है और ये दीप्तेश का अमाउंट है, और अमाउंट होता है आपका P × ये 26/25, और इसकी पावर अगर 7 है तो 7 कर दो, उधर 9 है 9 कर दो। और कटा कैसे ये 7 से 9, ये भी बता देता हूं, चलिएगा ये बता देता हूं। जैसे 26/25 है, इधर इसकी पावर है 7 और बराबर कर दिए मैंने 26/25, इसकी पावर 9 है, तो मैं इसे इसके बटे में ले आता हूं, ठीक है। सपोज करो जैसे a की पावर 7 है और यहाँ भी a की पावर 9 है, तो ये जो है ना, हम इसको a की पावर 7 और इसको लिख देंगे a की पावर 7 मल्टीप्लाई a की पावर 2। गुना करने में पावर्स जुड़ जाती हैं, तो 7 से 7 कटा, यानी कि 1/a की पावर 2, इसलिए 2 में कन्वर्ट हो गया था। इसलिए मैंने दोनों को काट करके क्या लिख दिया था, 26/25 की पावर 2 लिख दिया था। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन रख रखा था उन्होंने, इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन वैसे तो 3rd क्लास है अपने हिसाब से, तो कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं है, डायरेक्ट करे बच्चा तो आराम से हो जाता है। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लेकिन आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन ठीक ठाक था, यूपी पुलिस के टेस्ट के हिसाब से। देखिएगा मैं बच्चों आपको ये बताऊं, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं, ठीक है। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है, चिन्मय का हिस्सा बताओ। देखिएगा इसने कहा है कि ये अभिषेक है, ये विमल है और ये चिन्मय है, ठीक है। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। चिन्मय ने मान लीजिए 1 निवेश किया, तो इस विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3, तो इसने इसका 2/3 हिस्सा निवेश कर दिया, ठीक है। अब क्या कहता है, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, 3 गुना अधिक। अभिषेक इन्वेस्ट 3 times एज मच एज विमल, 3 टाइम्स, इसका 3 गुना, यानी कि 2/3 का 3 गुना कितना हो जाएगा,
विमल के निवेश का 3 गुना अधिक, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2। जस्ट ए मिनट, इसने बोला है ना कि अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, 3 गुना अधिक, ठीक है। 2/3 का 3 गुना कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अनुपात ले लो भाई, 3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 3 बटे में है ना, तो ये आ जाएगा 6:2:3। ये इनका अनुपात आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना है? 5500 है। तो चिन्मय का हिस्सा बताओ। देखिएगा, लाभ को उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बांट देते हैं, तो इनको सबको ऐड कर लो आप। 6 और 2 8 और 3 11, 11 आइडेंटिकल होगा 5500 के। कैसे होगा आइडेंटिकल, मैं बताता हूं। इसको थोड़ा इधर ले लो। आइडेंटिकल होगा किसके? 5500 के। और 11 से 5500 को काटेंगे, कलर दूसरा लेते हैं। 11 पंजे 55, 500 आ गया। अब चिन्मय का हिस्सा कितना है? चिन्मय कहाँ है? ये रहा, 5 दिया 15, 1500 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी। कुछ नहीं था इस सवाल में। इस सवाल में क्या है कि इसने यहां ये बोला ना कि अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक, तो कई बार ये प्लस भी हो जाता है, लेकिन यहां अधिक लिखा था, फिर मैंने इसका इंग्लिश पोर्शन पढ़ा तो वो ज्यादा ठीक लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको 2/3 का, ये जो है ना 2/3, इसका 3 गुना करके 3 से 3 कटा तो 2 मैंने यहां पे पुट कर दिया था। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 47वां सवाल देखिएगा। ये रहा आपका 47वां सवाल, 47वां सवाल। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 12.60 कम में बेचा होता, ठीक है, तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है भाई, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसका सीपी 100 है, 100 ले ले, ठीक है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, क्योंकि उसने 25% के लाभ पर उसको बेचा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता। खरीदा कितने में उसने? 100 में। लेकिन वो कहता है कि अगर इसका सीपी 80 होता, जस्ट ए मिनट, आप इसके सीपी को मत लो, आप इसको देखो। 125% के लाभ पे उसने इसको बेचा है, तो सीधी सी बात है एसपी उसका हो गया कितना? 125 हो गया। कोई दिक्कत? अब कहता है कि यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, तो सीपी कितना हो गया इसका? 80 मान लिया, ठीक है, क्योंकि 100 में से 20 गए, 80 हुए। तो उसे 12.60 कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। इस तरह से उसे लाभ कितने का होता है? 30%। तो इस तरह से एसपी कितना हुआ? एसपी हुआ आपका 30% का लाभ। तो 80 मल्टीप्लाई 130/100, तो ये हो गया 104। तो टोटल लाभ कितना हुआ भाई? देखिएगा, एक एसपीए है, एक एसपीए। पहले कितने में बेचा और अब कितने में बेचा, दोनों का अगर हम अंतर निकाल लें, 125 में से 104 को घटाएंगे तो 21 आएगा। यही वो लाभ है, ठीक है। कौन सा लाभ? 12.60। 21 से इसे काट दो, 21 छके 126 और 100 उधर जाएगा, 0 से 0 यानी कि 6 आ गया। तो 6 और ये 0, ठीक है, 60 आ गया। देखा कैसे? ये परसेंटेज होता है, ठीक है।
तो परसेंटेज जब हटेगा 100 उधर जाएगा, 0 हटेगा तो 21 छिका 126 यानी कि 60 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए। दोबारा समझाता हूं, समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा मैं ये कह रहा हूं आपसे, इसने बोला है